एक होता है जनहित और एक होता है दलहित। टक्कर इन्हीं में है। आप फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ी वाली योजनाओं पर होने वाली सियासत पर इमोशन में बह सकते हैं, पर इमेजिन कीजिए कि इन्हें रातों रात हटा लिया जाए तो क्या होगा। जैसे ही योजनाएं बंद होंगी, ठीक उसी वक्त से करोड़ों लोगों के सामने जीने मरने का प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में कितने भी नंबर पर पहुंच जाए, भीतर से हकीकत जनता की यही है। लेकिन एक पहलू यह भी है कि हम टैक्स पेयर्स जो टैक्स देते हैं वो सिर्फ अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शब्द जो आपको बताए जाते हैं बजट के टाइम पर, सिर्फ उनके लिए तो होता नहीं है, वो जनहितकारी योजनाओं के लिए भी होता है। पर अब राजनीतिक दलों ने फ्री फंड को मानो शौक बना लिया है। हो यह रहा है कि इसके साथ सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। प्रश्नकाल में आज प्रश्न बस ये कि आपका मिशन जो हो, जिसके लिए आप विजन की बात करते हो, कल तक विजन 2020 की करते थे, आज विजन 2047 की कर रहे हैं, क्या फ्रीबीज उसमें मदद करेगा या विजन की डेडलाइन को इनडेफिनेटली के लिए बढ़ा देगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी हैं, डॉक्टर सुमित गर्ग हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, संगीता गौड़ जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं और विजय गोयल जी अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। विजय गोयल जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मैं सिंसियरली समझना चाह रहा था, फ्रीबीज ज़रूरत से हकीकत से ज़्यादा ज़रूरत भी है और जिन लोगों की ज़रूरत है वो लाखों करोड़ों में होगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि फ्रीबीज की बाढ़ आई हुई है? स्वप्निल जी, आपका कहना बिल्कुल उचित है कि ज़रूरत बहुत अधिक है भारत जैसे देश में। जबकि हम बातचीत करते हैं पंक्ति में अंतिम खड़े हुए पर्सन के लिए, जब हम बात करते हैं वंचित वर्ग के लिए, जब इस वंचित वर्ग और गरीब को सरकारें उतने अच्छे से नहीं देख पाती हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटीज़ को पूरा नहीं कर पाती हैं, तो ये जो फ्री ब्रिज और रेवड़ी की बात है, ये सरकार की तरफ से नहीं चल के पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आई। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपन ये माने कि सत्ता के लिए ये सब कर रहे हैं, नो डाउट वो सत्ता के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका यदि अपन सोशल इम्पैक्ट देखें तो आज कुछ तो सोशल सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो कि सरकार दे रही हैं। लाइक उन्होंने आपको फ्री फूड दिया 80 करोड़ लोगों को, आपने उनको घर बनाने के लिए पैसा दिया, आपने उनको शौचालय बनाने के लिए आपने दिया, ये सरकार की तरफ से हुआ, जिसमें विश्वकर्मा स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम आई। लेकिन ऐसे बहुत सारे असंगठित लोग थे जिनको कभी भी कुछ भी नहीं मिला। हाँ, सही है। उनको असंगठित लोगों के लिए ये हुआ कि उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। यदि मैं इकोनॉमिक दृष्टि से देखूं तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट तो समाज को मिल रहा है, उसका बेनिफिट उद्योग को मिल रहा है। आज वो लोग जो फ्री बिजली ले रहे हैं, फ्री पानी ले रहे हैं, बेनिफिशरीज हैं, वो कितना अपलिफ्ट, अल्टीमेटली योजनाओं का या फ्री स्कीम्स का जो मोटिव है वो होना चाहिए अपलिफ्टमेंट। क्या कोई ऐसा डेटा है जो ये बताए कि कितना अपलिफ्टमेंट हुआ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी डेटा सरकार ने कभी भी नहीं किया। उसका रीज़न भी ये है कि सरकार पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज इसको डिक्लेयर कर देती हैं, उसके बाद सरकार उसके ऊपर इफ बर्ड्स लगाते हुए योजनाओं को इम्प्लीमेंट करती हैं अपने हिसाब से। इसमें मेरा ये जो मानना है कि इसमें अपलिफ्टमेंट भी देखना चाहिए कि क्या इसका सोशल इम्पैक्ट हुआ, क्या इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ। नंबर 3, इसकी एक स्टेटस रिपोर्ट भी आनी चाहिए जो कि सरकार ये दें कि उन्होंने इस योजना की बाद में स्टेटस रिपोर्ट में क्या आया। चौथी बात हमारे को ये बतानी चाहिए कि बजट में हम अल्टीमेटली सोशल सिक्योरिटीज का कितना पैसा रख रहे हैं। नंबर 5, जो मेरा मानना है कि इसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आनी चाहिए कि आप बजट में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, रेवड़ी के ऊपर कितना पैसा खर्च कर सकते हो, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि उससे ऊपर आप पैसा टैक्स पेयर का नहीं लगा सकते, अपनी विकास स्कीम को नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंगली फिर होगा क्या, फिर सरकारें ये वादा करेंगी या विपक्ष ये वादा करेगा कि हम आएंगे तो इस कैप को हटा देंगे, और ये होता है। और आप विश्वास मानिए, मैं डॉक्टर सुमित गर्ग आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ। मैंने बहुत सोचा इस टॉपिक पर, तो मैं अमूमन, आपको याद है, मैं सुमित भाई इतनी बार आप मेरे साथ डिबेट में जुड़े हो, मैंने कभी कांग्रेस के इतिहास और 1947 से टाइप वाले सवाल आपसे कभी नहीं पूछे हैं। ये पहला ऐसा मौका होगा जब मैं पूछने वाला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 1947 में आज़ादी के बाद
70 के दशक का अंत आते आते आपको यह डिसाइड हुआ कि गरीबी बढ़ गई और अब गरीबी हटाओ का नारा देना है। इसका मतलब यह है कि 47 से 70 के दशक के पीरियड तक आपके रेजिम में गरीबी बढ़ी, करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं यूपीए के शासन तक। वहां आकर आपको मनरेगा जैसी सोच डेवलप करनी पड़ी। इसका मतलब है कि स्थितियां तब तक और बिगड़ी, और आज भी हम फ्री की ही बात कर रहे हैं। स्थितियां सुधरेंगी कब सुमित भाई? अगर हम फ्री की ही चीजों को बढ़ाते रहें, कोई 2100 देगा, हम 2500 देंगे, हम 500 में देंगे, सामने वाला कह देगा हम 450 में देंगे। स्वप्निल जी नमस्कार। जी स्वप्निल भाई, लोकतंत्र में सरकारें जो है वो जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, और अगर सरकारें जनता को फैसिलिटेट करती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन बुराई नहीं की, दो बातों को ध्यान में नहीं, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कर, प्लीज मैं बात कंप्लीट कर। लेकिन हमें दो बातों का ध्यान रखना जब हम इस तरह से फैसिलिटेट करने की चेष्टा करते हैं या करने जा रहे होते हैं, तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात कि हम जिनको दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस पे भार कितना पड़ेगा टैक्स पे, पहला ये ध्यान रखना। दूसरा ये ध्यान रखना कि जो खजाना है उसमें ये पैसा कहां से आएगा, क्या हम घाटे की तरफ तो नहीं ले जा रहे? तो इसके लिए सरकारों को तय करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल आपको मेरी दो सरकारों का एग्जांपल इसमें दे देता हूं, जो आपने कहा, मैं अब आपकी बात करता हूं। स्वप्निल भाई, अभी हाल ही में हमारी सरकार थी 2018 से 2023 तक, हमने 25 लाख का बीमा दिया, आरजीएचएस दी, फ्री स्कूटी दी, फ्री फूड दिया, सब कुछ दिया। उसके बावजूद सरकार ने पर कैपिटा इनकम 22-23 का आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम उस सरकार के टाइम में 13.5% बढ़ी, फिजिकल डेफिसिट 4% से कम हुआ। आई डाउट। तो सरकारों को काउंटर ये सुमित भाई, आई डाउट एंड आई काउंटर। मैं देखिए, आपने कहा हमने फ्री स्कूटी दी, क्या आपके पास ये डेटा है कि जिनको फ्री स्कूटी दी गई वही चला रहे हैं? आपने किसानों का कर्ज माफ किया, क्या आपके पास ये डेटा है कि कर्ज माफ करने के बाद उनका स्टेटस बढ़ा या नहीं बढ़ा? अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर आपकी कवायद का फायदा किसे हुआ? स्वप्निल भाई एक मिनट, नहीं, देखो फिर बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। आज का जो टॉपिक है मैं उस पर लेता हूं, नहीं तो ये तो निकलती जाएगी, बात में से बात निकलती जाएगी और चलती जाएगी। जहां तक आपने जो बात करी कि आज क्या स्टेटस है, वो आज की सरकार देखे। हमने दिया, ये सोच के दिया कि इससे इनका स्तर सुधरेगा। आज क्या हुआ है, आज की सरकार देखे। अब मैं दूसरा आ जाता हूं, आपने जो नरेगा की बात करी, नरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, वनवासी कल्याण अधिनियम, ये सब हमने दिए। उस वक्त क्या हुआ कि जो सरकार थी उसको लोकसभा में आदरणीय सुषमा जी ने और जेटली साहब ने बहुत बुरी तरह घेरा कि पैसा कहां से आएगा, देश का बेड़ा गर्क कर दोगे, ये कर दोगे। लेकिन हुआ क्या, जब हम गए तो इस देश की जीडीपी 8.8% पे छोड़ के गए थे 2014 में। तो मेरा मानना यह है कि आपको पहले इच्छा शक्ति तय करनी पड़ेगी, ये पैसा कहां से आएगा, उसके बाद तय किया। इंडियन इकोनॉमी इस फ्री बीज को स्वप्निल भाई, अभी मैं दूसरे गेस्ट को भी ले आऊं, मैं दूसरे गेस्ट को भी ले आऊं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं मेरी बात कंक्लूड कर रहा हूं। मैं आऊंगा सुमित भाई, मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज। संगीता गौड़ जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। संगीता गौड़ जी, पंजाब में भी हमने आपका ये मॉडल देखा है। अच्छा, अमूमन आमतौर पर ये माना जाता है कि पंजाब की जो पॉपुलेशन है, जो किसान है, वो देश के अन्य किसानों के मुकाबले ज्यादा समृद्ध हैं। इसके बावजूद भी आपने रेवड़ी मॉडल पकड़ा क्योंकि वो दिल्ली में सक्सेस था। मैं ये कह रहा हूं कि ये रुक नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है। मैं इस दिल्ली के बजट में क्या जादूगरी आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है कि वो डेवलपमेंट भी चला पाए, फ्री का भी बांट पाए, और अभी और फ्री में बांटने की बात करे? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि सत्ता के लिए चुनाव लड़ना या जन कल्याण के लिए चुनाव लड़ना, सबसे ये दो अलग अलग बातें हैं। आप या तो सत्ता के लिए चुनाव लड़ लें या फिर आप जन कल्याण के लिए चुनाव लड़ लें। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ जन कल्याण की। और दिल्ली के अंदर जो मॉडल दिया गया है, मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा, वोटिंग बढ़ी, और वहां पर आप ये सोचती है जनता का पैसा, जनता की उम्मीदें, अगर जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर वो लाभ किसको जाएगा? आज हर
बार केजरीवाल जी पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, कितनी बार क्वेश्चन मार्क लगाया महिलाओं गया। को वोट वैसे अभी हर आपने स्टेट में थोड़ी पड़े देर हैं। पहले मेरे भाई, आप कांग्रेस के भाई साहब से अभी पूछ रहे थे आप कि भाई आपके पास डेटा है क्या। मैं कह रही हूँ डेटा आपको कांग्रेस वालों के पास तो कहीं ना कहीं फिर डेटा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ बीजेपी के पास में 1% भी आपको डेटा नहीं नहीं, आपके मिलेगा पास किसी भी डेटा है चीज क्या? का, आपके चाहे पास डेटा है? लखपति दीदी का हो चाहे किसी के नहीं, पास में। आपके पास बिल्कुल डेटा है? हमारे पास डेटा क्या है। डेटा है? आपको मैं बताना चाहूंगी मुझे आप ये बताइए दिल्ली कि के किसी की अंदर लाइफस्टाइल जो में या महिलाओं किसी को की बस लाइफ में यात्रा, मैं आ रही हूँ ना स्टेटस अपलिफ्टमेंट स्वप्निल क्या जी, हुआ है? मैं अपनी बात पे आ रही हूँ। मोहल्ला स्वप्निल जी मैं आ रही हूँ अभी इसी हाँ। बात पे आ रही हूँ हाँ। कि आप देखिए दिल्ली में जो महिलाओं को बस यात्रा दी गई थी, हाँ। 150 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने यात्रा करी है। 2 बार की सरकार अगर वहां बनी है, वो तो गढ़ था ना, दिल्ली तो गढ़ था। दो सेकंड वहां पे कांग्रेस ने अपनी बहुत जगह पारी ले ली संगीता है, जी, दिल्ली ने अपनी आई अगेन काउंटर। मैं संगीता जी, मुझे एक बात बताइए, आप भी एक महिला हैं। अब आप एक महिला के नाते ये बताइए कि जी। आपका स्वावलंबन किस में होता? आपको एक वक्त तक फ्री में सफर करने का आती- मौका मिला मैं होता इस पे भी और आती हूँ। उसके बाद वो स्वप्निल जी, महिला खुद बहुत- अपना टिकट खरीद सकती, चाहे वो एरोप्लेन का खरीदना चाहे। बिल्कुल स्वप्निल जी, आपकी बात बहुत क्वालिटी वाली बात है, इसका जवाब मैं एक महिला होने के नाते ही देना चाहती हूँ। बहुत हाँ। सुंदर बात कही है। हाँ। स्वावलंबन होना, आत्मनिर्भर होना, ये बातें बहुत सही है। ठीक है, कितनी परसेंट महिलाएं स्वावलंबी हैं, कितनी परसेंट आत्मनिर्भर है, पहले या तो इसका हम पहले फैसला कर ले कि कितने परसेंट हम क्यों है। फैसला करें मैं भाई? आपको एक सरकारें छोटा आपके सा- हाथ एक में है, छोटी सी आप बात निकालिए ना, बताना आप चाहती कीजिए हूँ। सर्वे। आप लोग नहीं, निकालिए, आप मैं लोग ये यही सर्वे बात करते ही नहीं हो। मैं बिल्कुल निकाल रखा है। मैं कह रही हूँ कितनी महिलाएं काम करती हैं, एक बार बताइए। घर में रहने वाली गृहिणियां भी है जो घर पे रह ठीक के है। ही अपना घर संभालती है। ठीक है। अगर उनको महिला सम्मान मिलता है, महिला सम्मान मिलता है, या फ्री में कोई सामान मिल रहा है, चीज मिल रही है, एक तो तो ये वो ना खुशी योजनाओं खुशी के क्यों नाम में नहीं सम्मान लेगी? जोड़ देने से मैं तो सम्मान नहीं होता। ये 1500 रुपए, 2000 रुपए, 2100 रुपए किसी का मैं सम्मान आपको नहीं हो बात सकता। बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ ये शगुन स्वप्निल हो जी, सकता है, ये यहाँ शगुन पर का टीका हो उस सकता है, ये जमाने सम्मान में नहीं हो सकता। स्वप्निल जी, मेरी हाँ। पूरी बात एक हाँ। बार कंप्लीट होने दीजिए। शॉर्ट में कीजिए, हम मुझे उस कृष्ण कुमार जमाने जानू में के पास है जाना जहां पर एक से एक के ऊपर अगर एक फ्री चीज भी मिल जाती है ना, कि 1 गेट 1 फ्री भी मिल जाता है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि ये चीज पहले लेनी है। ठीक है, तो महिलाओं का तो आप मैडम, हम लेने छोड़िए, की सोच महिलाओं रहे को हैं ना। तो ज्यादातर चाहे वो कितनी भी योजनाओं के आत्मनिर्भर हो, बेनिफिशियरीज उनको क्या लेने चाहिए। की सोच रहे हैं, इसका कोई हमारे पास कोई डेटा नहीं है। मैं कृष्ण कुमार जानू जी, डेटा क्यों? मैं एक चीज की तारीफ करूंगा, चाहे मुझ पर कोई भी टैग लग जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब दिल्ली में पहली जनसभा की इस चुनावी रण में, तो उन्होंने ये कहा कि हम आपको मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन सूर्य घर योजना से जोड़कर, और उसके बाद हम आपसे, अगर आपके पास एक्सेस बनेगा तो खरीदेंगे भी। ये होती है स्वावलंबन की दिशा। लेकिन ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने जून 2022 में ये कहा कि युवाओं, फ्रीबीज से सतर्क रहना, झांसे में मत आना, क्योंकि ये देश के भविष्य के लिए घातक होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, लाडली बहन ने हरियाणा में कमाल कर दिया तो आप महाराष्ट्र में ले गए, महाराष्ट्र में कमाल कर दिया तो आप और भी जगह ले जा ही रहे हो, आप दिल्ली भी ले ही आए हो, और धीरे धीरे आप सभी एनडीए शासित राज्यों में अगले चुनावों तक ले ही आओगे। मैं कह रहा हूं कि इतने लंबे शासनकाल के बाद आपको अगर फ्रीबीज के रथ पर चढ़ना पड़ा, तो ये तो गंभीर सवाल खड़े करता है ना आप पे, कृष्ण कुमार जानू जी। देखो स्वप्निल जी, हमारे देश की राजनीति में फ्री बीज का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, साउथ से। उसके शॉर्टकट का लाभ किसको कितने लंबे समय मिला, और फिर हमारे देश के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे उसमें मेरी पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं, वो राष्ट्र की चिंता को छोड़कर दल की सत्ता की चिंता करते हुए फ्री बीज के शॉर्टकट को अडॉप्ट करती हैं। इस सत्य को इस देश की जनता जब तक नहीं समझेगी। तो आपने फ्रीबीज पॉलिटिकल मोटिवेशन से लिया है, आप मजबूरी में हमारी लिया है? पार्टी ने नहीं, इस देश के हर राजनीतिक दल ने। तो आपने देश की क्यों? राजधानी में, आपने क्यों? देश की राजधानी में जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ, अब यहां पर दो बातें। मेरी पार्टी ने क्यों, आपने देखा होगा दिल्ली में जिस प्रकार का गणित उभर कर आया फ्री बीज के कारण, एक अकेली पार्टी 70 में से 67, फ्री बीज के कारण एक अकेली पार्टी पंजाब में 117 में से 92-93। तो सत्ता के लिए आप भी उसी रास्ते पे दौड़ोगे जिस रास्ते को आप महाराज देश के लिए घातक छत्तीसगढ़- बताते हो? देखो राजनीति ये तो के गजब यथार्थ बात है, को, कृष्ण भाई। स्वप्निल जी, हाँ। राजनीति के यथार्थ को हाँ। यहां बैठकर किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता को हम कटघरे में जरूर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि राजनीतिक दल जो हैं वो राष्ट्र की राजनीति से ज्यादा दल के सत्ता की राजनीति में लिप्त हैं, और
छोटी सी बात है, इस देश में सर्वाधिक सत्ता चलाई कांग्रेस ने, और जब उसने स्वीकार कर लिया दक्षिण से प्रभावित होकर, तो जिसका बड़ा भाई शराबी तो छोटे के पीने में क्या खराबी का मंत्र राजनीति में इस तरह की लैंग्वेज ना बोले, इस तरह कृष्ण कुमार भाई प्लीज इस तरह की लैंग्वेज ना बोले। मैं खुद टोक रहा हूं सुमित भाई, मैं इतने समय से डिबेट कर रहा हूं, जब मुझे लगता है कोई आपत्तिजनक चीज है मैं बीच में बोल देता हूं। कृष्ण कुमार जानू जी प्लीज रिफ्रेम। आपको मेरे शब्दों का भाव शब्द चयन में लड़खड़ाता दिख सकता है, लेकिन सच्चाई इस देश की डेमोक्रेसी की क्या है, जनता किस प्रकार प्रभावित होती है, और एक मुख्यमंत्री पोल पे चढ़ के बिजली का कनेक्शन काट रहा है और फ्री का अनाउंसमेंट कर रहा है, फिर वो 67 सीट लेकर जा रहा है, तो राजनीति करने वाला कौन सा दल इस सच्चाई को नहीं समझेगा? ठीक है गोयल साहब, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। गोयल साहब, मैं अब एकदम थोड़ा सा राजस्थान पे भी आ जाता हूं। ठीक है, आप यहाँ चुनाव लड़ लिए, उसके बाद आपको लाडली बहन की शक्ति समझ में आई, नहीं तो ये राजस्थान में भी हो चुका होता अगर उसके पहले ये शक्ति समझ में आ गई होती तो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बजट का कितना हिस्सा आप सारी महिलाओं को अगर रख देते हो, या आप जैसा कि महाराष्ट्र में आपने कहा, या फिर आप क्या करते हो, उससे बजट का एक बड़ा पोर्शन चला जाता है जो आप ही को रिफ्रेम कर देता है बाकी की योजनाओं पर अपने बजट को स्प्रेड आउट करने में। अब मैं आता हूँ बिजली वाली बात पर। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी यहाँ पर थे राजस्थान में। उन्होंने क्या कहा कि कुछ राज्य सरकारें पॉलिटिकल मजबूरियों के तहत फ्री में बिजली दे देती है, लेकिन उससे बहुत मुसीबत बढ़ जाती है, सरकारी खजाने पर भार बढ़ जाता है, उधार लेने की नौबत आ जाती है। फैक्चुअल बात है, पर वही वादा आप भी कर रहे हैं। फैक्चुअल बात है ना। अब प्रदेश में बिजली की स्थिति, क्या बिजली की कंपनियां आज बर्बाद हुई हैं? वो तो न जाने कब से बर्बाद है। भाई देश में सबसे महंगी बिजली में तो राजस्थान भी गिना जाएगा ना गोयल साहब? बिल्कुल ठीक है सर, मेरा ये कहना है कि धीरे धीरे हर पॉलिटिकल पार्टीज, पर्सन नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के पास में मेन मोटो सत्ता हासिल करना रह गया है। उनका ये मानना है कि यदि सत्ता ही नहीं है तो हमारा है क्या। इसलिए वो सत्ता के लालच में फ्रीबीज को और रेवड़ी को ज्यादा प्रमुखता दे रही है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं विकास भी इफेक्टेड हो रहा है। इसकी वजह से हमारे को जो फ्री के मॉडल यूरोपियन कंट्रीज में है, ऐसा नहीं, फ्री एजुकेशन है वहां पर, अधिकतर लोग सरकारी सरकारी कहना चाह रहा हूं आपको, इसीलिए मैं शुरू से फेवर में था कि फ्री एजुकेशन की बातचीत है, फ्री अपने इसकी हेल्थ की बातचीत है, अपने वहाँ पे भी अपना ये बेरोजगारी का भत्ता दिया जाता है, वहाँ पे भी डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, बट वो सोशल सिक्योरिटी का जो अमाउंट है वो बजट में पास होता है। हाँ। प्रश्न ये है कि जब आप रेवड़ी के लिए कोई भी सत्ता कह रहा है तो उसे रिसोर्सेज सरकार जनता के सामने रखने ओपन करने चाहिए कि वो पैसा कहां से आएगा। जैसे आज अपन मंत्री के ऊपर अपन ने बना रखा है 15% से ऊपर मंत्री नहीं बन सकते। नहीं, बजट में हमने ये बना रखा है कि इससे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लोन नहीं ले सकती है। हमने एक तरह से एक इम्प्लीकेट बना रखा है कि हमारा इससे ज्यादा डेफिसिट नहीं जाना चाहिए, वरना हम जनता को जवाब देंगे। तो फ्री बीज में भी ये आना चाहिए कि आपकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है। फ्री बीज पर जब सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है तो केजरीवाल का जवाब ये होता है कि भाई नेताओं को भी तो ये फ्री मिल रहा है, नेताओं को भी तो ये फ्री मिल रहा है। ये तर्क कितना सस्टेन करता है? सर ये तर्क भी सत्ता के साथ में है, जो कि जनता को लुभाने वाले डायलॉग की तरह से है। यदि अपन ये माने तो एमएलए को, एमपी को, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेक्रेटरीट्स में, सब जगह पे यदि आप कैंटीन्स को देखो, अलाउंसेस को देखो, फ्री लोगों को देखो, रेलवे में जितने कर्मचारी है उनकी आप यदि फ्री टिकट्स को देखो, तो ये सारी की सारी चीजें तो हमेशा से चलती आ रही हैं। और ये क्या है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फंड में उस पैसे का इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डायलॉग बोला जाता है ये तो प्योरली वोटर को लुभाने के लिए डायलॉग बाजी है। ठीक है, इसी से जुड़ा सवाल सुमित गर्ग साहब मैं आपसे लेना चाहता हूं। अब जैसे आपने प्रदेश में बिजली को फ्री किया, हालांकि बड़ा अजीब सा रास्ता रहा। पहले 100 यूनिट की बात हुई, फिर 200 यूनिट की बात हुई, फिर सब्सिडी की बात हुई। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा ये भी है कि पहले निश्चित लोगों के लिए, फिर सभी के लिए, फिर आपने आवेदन ओपन कर दिए। बहुत लंबा कंफ्यूजिंग सा पजल टाइप का वो पूरा सफर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि बिजली महंगी थी ना, हम बिजली को सस्ता करने की दिशा में भी तो दौड़ सकते थे ना। मतलब वेलफेयरिज्म का मॉडल फ्रीबीज है या सब्सिडाइज्ड है कांग्रेस की नजर में? स्वप्निल भाई, मैंने पहले ही कहा
कि जो भी योजना आप बना रहे हैं आपको ये तय करना पड़ेगा कि इसका पैसा कहां से आएगा और वो कैसे लगाया जाए। तो मैंने आपको अपनी दोनों सरकारों का एग्जाम्पल देख के बताया कि हमने किया, बिल्कुल किया, लेकिन उसके पीछे एक दूरदर्शी कार्य योजना को हमने तैयार करके रखा कि इस तरह से हम करेंगे। हमने केवल करने के लिए नहीं किया। आज की हालात बता देता हूं कि जब केवल वोट पाने के लिए और थोड़ी लोकप्रियता पाने के लिए करते हैं तो क्या हालात होते हैं। अभी महाराष्ट्र का चुनाव जीता है भाजपा ने, आज वहां के वित्त मंत्री, आज का बयान स्वप्निल भाई, आज जो वित्त मंत्री हैं आदरणीय अजीत पवार साहब उप मुख्यमंत्री, वो बोले कि अब हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा है किसी योजना के लिए। एक दिन किसी सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा, नहीं होनी चाहिए। सुमित भाई, मुसीबत यह है कि एक दिन किसी सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा। मतलब हम इसी तरीके से फ्रीबीज के पीछे दौड़ते रहे तो आपको कार्य योजना ना आपको कार्य योजना बनानी पड़ेगी और पैसा कहां से आएगा वो पहले तय करना पड़ेगा। आपने कहा ना कि आपने पजल बना दिया, ऐसे किया, हमने पूरी चीज को मॉनिटर किया, उसके बाद उसको लागू किया, लाइक दैट नहीं कर दिया। आपने मोदी जी की बात करी, मैं एक मिनट में कंप्लीट करता हूं। मोदी जी ने कहा कि साहब ये फ्री रेवड़ियां बांटने जाएंगे, तो मोदी जी आपने भी घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में भी यही किया, राजस्थान में भी यही किया, महाराष्ट्र में भी यही किया, तो वो गलत तरीके से सरकारें बनाई आपने। मैंने सवाल उठाए मैं कह देता हूं कि जहां तक ये जो योजना है गरीबों से जुड़ी हुई है, यहां पे इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्वप्निल भाई कभी इस चर्चा इस बात पे भी होनी चाहिए कि ठीक है गरीब का निवाला तो उसको पास जाना चाहिए, लेकिन जो 16 लाख करोड़ बेवकूफ कर दिए उद्योगपतियों के, अरे वो आ जाए सारी योजना वैसे ही चल जाएंगी, लेकिन इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। मॉडल पे अमीर लोग नहीं आ सकते। नहीं, 2 सेकंड। जब सभी को मिल रहा है वेलफेयरिज्म मॉडल में, अगर अमीर लोगों को भी कुछ मिल जाए तो फिर उसमें दिक्कत कहां है? हम तो अमीरों में आते ही नहीं। मिला नहीं है, नहीं मिला नहीं है, वेव ऑफ किया गया ना भाई, वेव ऑफ किया गया, आपने वेव ऑफ किया है, आपने वेव ऑफ किया है। वो गरीब का पैसा था, वो टैक्स पेयर का पैसा था और आपने उनको बिल्कुल, इसीलिए तो टैक्स पेयर परेशान है। मैं देखिए, नहीं सुमित भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूं। टैक्स पेयर क्यों परेशान है? टैक्स पेयर को यह लग रहा है कि सरकारें वेलफेयर की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और एक दिन वेलफेयरिज्म आ जाएगा। अब हो क्या रहा है कि हम देते जा रहे हैं। मैंने जैसा कि उदाहरण बताया, आपने अगर किसानों का कर्ज माफ कर दिया तो आपके पास उनका स्टेटस अपलिफ्टमेंट का एक रिकॉर्ड होना चाहिए था, उस दिशा में काम करना चाहिए था ताकि अगली बार वो कर्ज ना लें। टैक्स पेयर देता रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टैक्स पेयर आपके सपनों के लिए पैसा देता रहेगा, पर टैक्स पेयर को यह भी तो समझ में आए कि उसका पैसा सही दिशा में अगर नहीं जा रहा है तो उस पर सवाल उठेंगे। मैं संगीता गौर जी के पास यहां पर जा रहा हूं। संगीता जी, मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं, आज नहीं तो कल दिल्ली की जनता हर तरह की सुविधाओं के बाद ना अपना डिसीजन लेने लगती है। शीला दीक्षित में कोई बुरा शासनकाल नहीं था, आज भी उनके रेजिम को याद किया जाता है। एक दिन केजरीवाल भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, हो सकता है इस चुनाव में ना जाए, उसके अगले चुनाव में चले जाए, लेकिन एक दिन उनको भी जाना है, तब ये चीजें समझ में आएंगी। संगीता जी, आप समझ रही मेरी बात को? बिल्कुल स्वप्निल जी, आप सही कहते हैं कि सरकार कभी, जैसे कि देखिए कि कांग्रेस आई तो कभी बीजेपी आई, अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, तो देखिए कि लोगों ने पसंद किया, लोगों ने देखा। वैसे एक बात मैं स्वप्निल जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी के बारे में अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी के बारे में बात करें, तो सरकार तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बनाई है दिल्ली में और दोनों ने राज किया है, और दिल्ली राजधानी है हमारे देश की, तो वो कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं। पूरे भारत में राज एक तरीके से दिल्ली का चलता है, लेकिन वहां पर अगर एक व्यक्ति ने आके घर घर जाकर अब देखिए कि पोस्टमैन भी है ना, डेली घर पे नहीं जा पाता, लेकिन वो व्यक्ति घर घर जाके उन्होंने मेहनत करके और लोगों के मन में अपनी जगह बनाई, और एक बार नहीं 2 बार की सरकार बनाई, तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे। तो वो क्यों बनाएंगे? नहीं, वो इसलिए बनाएंगे कि पहले उन्होंने कहा कि मैं 10 टॉफियां दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं 10 टॉफियों के साथ लॉलीपॉप दूंगा, और इस बार वो कह रहे हैं कि मैं लॉलीपॉप के साथ पेस्ट्री और केक भी जोड़ रहा हूँ। वो ऐसे ही बनाएंगे। नहीं देखिए, ये तो फिर वो वाली बात हो गई स्वप्निल जी, ये देखिए वो वाली बात हो गई कि जो एक शब्द आजकल क्या है बहुत चलत में हो रहा है, रेवड़ी शब्द जो आज के चलत में हो रहा है ना, ये तो फिर क्या वो रेवड़ी जैसी बातें, फिर वो यहाँ पे देखिए, अब अपन क्या राजस्थान में है तो हम रेवड़ी को गजक कह लेते हैं, लेकिन उससे टेस्ट थोड़ी ना बदल जाएगा। बात तो वही है, बात तो वही है, मेरा कहने का मतलब ये। लेकिन ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी, मैं एक बात ये कह रहा हूँ, आपको यही बिजली महंगी लगती थी,
यही बिजली गहलोत राज में आज, अच्छा मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाई क्या स्टेटस है, अभी भी 200 यूनिट फ्री दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, नए तो कोई लोग अप्लाई कर नहीं सकते हैं, क्या होगा सब्सिडी की क्या स्थिति हमें नहीं पता। हाँ हमें नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यही बिजली तब अगर महंगी थी तो वो आज भी महंगी है। ठीक है, आप सोलर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन राहत तो अभी भी नहीं है। और हम सिर्फ राजस्थान में फ्रीबी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई फ्री का अनाउंसमेंट यहाँ के लिए नहीं हो रहा है। अगर फ्रीबी पसंद आ गई है तो फिर राजस्थान क्यों छूट रहा है, ये एक सवाल जरूर मेरे दिमाग में है। स्वप्निल जी, किसी भी चीज को अगर महंगाई को या मूल्य को कंट्रोल करना है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। राजस्थान में सोलर का उत्पादन बढ़ सकता था, बढ़ा है, लेकिन रूलिंग पार्टी ने एक चूक कर दी कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के कालखंड में जितना सोलर प्रोडक्शन के यूनिट्स लगे उन्हें 100% निर्यात की छूट थी। और यही कारण रहा कि राजस्थान में उस बिजली की कमी थी और इस बिजली में निर्यात की छूट थी, तो फिर महंगी खरीदनी पड़ी। भाई कई बार तो आप लोगों के तब भी समझ में नहीं आते ना। जोगाराम जी बोलते बोलते बोल गए 24 लाख करोड़ की क्रियान्विति कर दी, जो एमओयू आया उसमें से। क्रियान्विति कर देने का मतलब जो होता है उसके हिसाब से तो हो गया, प्रोसेस तो समय लेगा अपना, निश्चित रूप से उसके एमओयू जो हैं वो प्रोसेस पे जा रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने जो बात कही है वो प्रोसेसिंग स्पीड में है। वैसे मैं एक स्वप्निल जी बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में कितने राज्यों में अब फ्री बीज के कारण घाटे का बजट चल रहा है। हमारे देश में रुपए का अवमूल्यन महाराष्ट्र भी पहुंच गया, से आज तक महाराष्ट्र भी उसी कंडीशन में पहुंच गया। लाडली बहन के बाद महाराष्ट्र भी उसी कंडीशन में पहुंच गया, और ये भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर केंद्र सरकार को टोका। एक बार तो यहां तक कहना पड़ा कि जजेस की पेंशन देने के पैसे नहीं है। देखो स्वप्निल जी, इस सच्चाई से देश भाग नहीं सकता कि यहां फ्री बीज पर अंकुश लगाने के लिए सरकारों को और जनता को आपस में, जनता की भावना के अनुरूप सरकारों को आपस में रणनीति तो चलिए घूम के वापस ओपनिंग के उस एंडिंग स्टेटमेंट पे चलते हैं और उसी के साथ डिबेट को खत्म करेंगे। गोयल साहब, आपसे मेरा सवाल है, ये जो विजन जो पहले, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हम पढ़ते थे विजन 2020, तो वो दिमाग में छप गया था, और उसके बाद जब हम बड़े हुए और पत्रकार बने तो हम विजन 2030 हम स्टेट में सुन रहे हैं और 2047 हम सेंटर में सुन रहे हैं। इन सबकी डेडलाइन फ्रीबीज की वजह से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सर मैं इसमें एक अलग बात कहना चाह रहा हूँ। श्योर। हाँ। जो मुझे आने वाले 10 साल या 15 साल में आहट सुनाई दे रही है कि जो हमारा मिडिल क्लास और एमएसएमई है उसके मार्जिन बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं। कोरोना के बाद तो स्थिति कम होने के रीजन भी हमारी सरकारों का फ्री बीज की तरफ डाइवर्जन है। नंबर 2, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए सैलरी बढ़ने के बावजूद भी उनकी लाइफ डिफिकल्ट होती जा रही है, उनको अपने खर्चे निकालने बहुत मुश्किल होते हैं। फैक्ट है। तो मुझे 10 और 15 साल के बाद ये आहट सुनाई दे रही है कि आज जो गरीब और वंचित वर्ग चिल्ला रहा है, ये आने वाले 10 और 15 साल बाद में आप देखिएगा कि सारे टैक्स पेयर्स सरकार के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बनाएंगे कि उन्हें टैक्स पेयर्स की सुननी पड़ेगी और उन्हें इस फ्री ब्रिज के ऊपर और इसके ऊपर पूरी तरह से अंकुश उसी दिन लगेगा जबकि टैक्स पेयर्स इस प्रश्न को सामने लाएंगे कि न तो हमारे घर चल रहा है सैलरी बढ़ने के बावजूद, न हमारे मार्जिन बढ़ रहे हैं, न हमारी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है, न हमारे और न उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है जिनके लिए आप हमारे टैक्स का यूज कर रहे हैं। जितना यूज कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, विकास में, उद्योग के उसमें, तो वो धीरे धीरे आना शुरू हो गया। एक फ्रस्ट्रेशन, मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूं, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट भी हूं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं। आप दूर तक मत जाओ, यही बैठा है एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी। हाँ। तो मतलब उसमें ये चर्चाएं आने लगी हैं कि टैक्स हम दे रहे हैं और बंटवारा सारे लोगों को हो रहा है। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, हम 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 16 घंटे मेहनत कर रहे हैं, और हम जितना पैसा कमाने की कोशिश करते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं। क्या सरकार उन टैक्स के लिए हमारे को वो सुविधाएं हमें दे रही है, क्या वो सुविधाएं रेवड़ी के नाम पे किसी और को दी जा रही है? ये फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो गया है और ये आहट मुझे सुनाई दे रही है कि 10 और 15 साल में ये स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। मेरा सिर्फ यही इन द एंड में फिर एक बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर दुनिया भर में आप ये कह रहे हो कि हमारी अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर है और हम या 5वें नंबर पर है और हम इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएंगे, कम से कम उसके साथ ये भी बताओ कि हम अभी भी स्टेट्स में फ्रीबीज चला रहे हैं ताकि दुनिया के अर्थशास्त्री इस बात को भी समझें कि जमीन पर स्थिति क्या है। आपकी अर्थव्यवस्था किसी के साथ रेस लगा रही हो, लेकिन ओलंपिक के पोडियम पर खड़ा होकर गोल्ड मेडल लेने की स्थिति में कभी नहीं आने वाली जब तक फ्रीबीज है। सर अर्थव्यवस्था तो जरूर बढ़ रही है, लेकिन इनइक्वालिटीज तो इतनी ज्यादा बढ़ रही है। एग्जैक्टली।
जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था बढ़ती भी नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। थैंक यू सर।